नमस्कार। बहुत आम तौर पे ये सवाल आता है और कई लोगों की ये दुविधा है कि जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं, स्पेसिफिकली कि जो एसएसआरआई दवाइयाँ होती हैं, उनसे सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इन सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज कैसे करें? इस वीडियो में मैं थोड़ी-सी ब्रीफ जानकारी आपसे डिस्कस करूँगा कि किस तरह से डॉक्टर्स जो हैं वो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करते हैं या आप भी किस तरह इन साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। पहले एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करना ज़्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है। साथ ही साथ डॉक्टर्स के पास भी काफ़ी सक्सेसफुल ऐसे ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं जिससे कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से आने वाले सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स को दूर किया जा सके। हालांकि ये बहुत कॉमन साइड इफेक्ट होता है। करीब करीब 70 से 80% लोग जो कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां ले रहे हैं, स्पेसिफिकली एसएसआरआई वाली कैटेगरी की, जिन्हें कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स कहा जाता है, ऐसे 70 से 80% पेशेंट्स के अंदर सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आते ही आते हैं। मतलब कि जो लोग एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां ले रहे हैं उनमें बहुत कॉमन है सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करना। एसएसआरआई दवाइयों से 70 से 80%, एसएनआरआई दवाइयां मतलब सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्राइन रीअपटेक इनहिबिटर्स वाली दवाओं से करीब 50 से 60% लोगों में, और जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं उनसे करीब 30 से 40% लोगों में सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आते हैं। हालांकि ये जो लोग जिन्हें सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आते हैं, इनमें से ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों से कुछ महीनों के अंदर इन सेक्सुअल साइड इफेक्ट से निजात पा लेते हैं। वो ये रिजॉल्व हो जाती है उनकी प्रॉब्लम। ट्रीटमेंट लेने के दौरान भी बहुत सारे लोगों के ये साइड इफेक्ट्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। वहीं थोड़े से ऐसे लोग होते हैं, करीब करीब 30 से 40% ऐसे लोग होते हैं जिनका कि सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स जो है वो दवा को डिसकंटिन्यू करने के बाद भी बने रहते हैं और करीब 4 से 6 महीने के अंदर वो भी चले जाते हैं। और बहुत थोड़ा सा परसेंटेज लोगों का ऐसा है जिनके कि ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक बने रहते हैं। वो दवा लेनी छोड़ चुके हैं, उसके बावजूद भी काफी महीनों सालों तक उनके सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स बने हुए हैं। बहुत थोड़ा सा परसेंटेज इन लोगों का होता है। तो इस तरह से देखा जाता है कि लोगों पर जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां हैं, एसएसआरआई वाली खासकर की, उनका जो इफेक्ट है वो काफी वेरिएबल होता है। मतलब ये नहीं कह सकते सटीक तौर पे किस पर्सन को कितना असर आएगा और वो ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसको कहने के लिए डॉक्टर्स के पास हमेशा दो तरह के मत होते हैं कि कुछ तो ये कहेंगे कि ये वक्त के साथ चली जाएगी, दवा लेते रहो, दवा के इफेक्ट्स आने दो, धीरे धीरे जब दवा की डोज कम कर दी जाएगी या जब दवा बंद हो जाएगी तो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स चले जाएंगे। और दूसरे मत के डॉक्टर होते हैं जो कहते हैं कि ये जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं पेशेंट्स में एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से, इनको कुछ और दवाइयों की मदद से या एंटी डिप्रेसेंट दवा बदल के या किसी और स्ट्रेटेजी से जैसे कि थेरेपी, काउंसलिंग से इन सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स को दूर किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तो ये जो डॉक्टर होते हैं ये प्रेफर करते हैं कि सही टाइम पर इन इफेक्ट्स को पहचान लिया जाए और इनको दूर करने के उपाय किए जाएं। क्यों? क्योंकि ये इसलिए जरूरी होता है कि बहुत सारे लोग जो कि एंटी डिप्रेसेंट दवाएं ले रहे हैं वो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स की वजह से ही दवा लेनी छोड़ देते हैं, और ऐसे में उनका जो ट्रीटमेंट है वो भी बहुत प्रभावित होता है। वो अपना ट्रीटमेंट डिप्रेशन का भी या ओसीडी का पूरा नहीं ले पाते। अब यहां एक बात देखें कि जनरल पॉपुलेशन में उसमें जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन का जो प्रिवेलेंस रेट होता है कि कितने लोगों में पाया जाता है, वो देखें तो 43 से 50% महिलाओं में और 30 से 35% आदमियों में सेक्सुअल डिस्फंक्शन आमतौर पे पाया जाता है। और इस सेक्सुअल डिस्फंक्शन की वजह से होने वाला जो डिप्रेशन है लोगों में, वो करीब 150 से 200 गुना ज्यादा उसका रिस्क रहता है। जबकि जिन लोगों को डिप्रेशन है उनमें सेक्सुअल डिस्फंक्शन होने के रिस्क जो है वो 50 से 80% तक बढ़ जाते हैं। मतलब जिन लोगों में डिप्रेशन है उनमें डिप्रेशन की वजह से भी लोगों में सेक्सुअल डिस्फंक्शन आएगा ही आएगा, ऐसे चांस काफी हाई होते हैं। एंजाइटी, ओसीडी और जो भी दूसरे मूड या पर्सनैलिटी या दूसरे डिसऑर्डर्स हैं, अगर उनको भी देखा जाए तो जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले जो 30-40% तक नॉर्मली आदमी औरतों में उसका प्रिवेलेंस रहता है, उसके मुकाबले साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में 60 से 80% तक रिस्क हो जाता है। इतने लोगों में पाया जाता है सेक्सुअल डिस्फंक्शन। तो यहां हम क्या देखते हैं कि एक तो आमतौर पे सेक्सुअल डिस्फंक्शन का पाया जाना जो कि काफी बड़ा परसेंटेज है, फिर डिप्रेशन की वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन का होना जो कि दवाइयां शुरू करने से पहले से ही रहा होगा कई लोगों में, वो भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और साथ साथ अगर सेक्सुअल डिस्फंक्शन है जो कि पहले से ही चल रहा था,
उसके बाद डिप्रेशन का आ जाना, उस वजह से वो भी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में जब दवाइयां शुरू की जाती हैं, दवाइयां शुरू करने के बाद जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन आता है उसको आइडेंटिफाई करना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये दवाइयों की वजह से शुरू हुआ या पहले से ही चल रहा था। क्या डिप्रेशन के दौरान कोई पर्सन सेक्सुअल साइड इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा था, ये जांच करना, इसके बारे में पता करना डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है, सही तौर पे पता करने के लिए कि जो दवाओं की वजह से जो पेशेंट रिपोर्ट कर रहा है कि उसके अंदर इजैकुलेशन या इरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है, वो पहले भी मौजूद थी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं ये पुरानी प्रॉब्लम चली हुई आ रही है और थोड़ा सा उसके अंदर इंक्रीज हो गया है। क्योंकि कुछ लोग जो पहले से ही उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर की कमी थी, वो दवा लेने के बाद थोड़ी और कम हो गई, तो अब वो कहने लगे कि भाई हमें दवा की वजह से बिल्कुल डिजायर ही फील नहीं होती, इरेक्शन ही नहीं होती बिल्कुल। या जिन लोगों में पहले डिजायर की कमी थी बट इरेक्शन की कमी नहीं थी, अब उनमें इरेक्शन की कमी आ गई। तो सटीक तौर पे कह पाना बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर्स के लिए, आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री जो है पेशेंट की वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसलिए जो अच्छा और सही डॉक्टर होता है वो हमेशा सेक्सुअल डिस्फंक्शंस को एसेस करने के लिए देखता है कि दवा लेने के बाद क्या प्रॉब्लम्स आई और दवा लेने से पहले कितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, डिप्रेशन के फेज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, और पेशेंट जब डिप्रेशन में नहीं था उससे पहले भी क्या हिस्ट्री में उसको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई हैं, ये भी देखना जरूरी होता है। मतलब जनरल पॉपुलेशन वाला क्राइटेरिया भी देखना है, डिप्रेशन के बाद जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन आया उसको भी देखना है, और दवा के बाद जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन आया तब जाकर सही तौर पे कह सकता है डॉक्टर भी कि हाँ ये जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है इसको कैसे मैनेज किया जाए। तो यहां मैं कुछ स्ट्रेटजीज आपसे डिस्कस करूंगा जो कि डॉक्टर्स अक्सर यूज करते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शंस को मैनेज करने में, जो कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के बाद आए हैं। और मैं फिर आपको बताऊं कि डॉक्टर्स के पास काफी अच्छी स्ट्रेटजीज हैं और काफी लोग सक्सेसफुली बहुत अच्छे से अपने सेक्सुअल डिस्फंक्शंस को मैनेज कर पाते हैं, जो भी डॉक्टर्स उनको ट्रीटमेंट बताते हैं उनकी मदद से। तो होता यह है कि 4 तरीके के फेजेस होते हैं सेक्सुअल साइकिल के, नॉर्मल रिस्पॉन्स साइकिल के, जिसमें पहले आता है प्लेजर, दूसरा आता है अराउजल, तीसरा आता है ऑर्गेजम और चौथा आता है रेजोल्यूशन फेज। इन 4 फेजेस में एक सेक्सुअल रिस्पॉन्स चलता है, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। इन सब लेवल्स पर अलग अलग तरह से लोग जो है वो प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन की या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको। कुछ लोगों को डिजायर में थोड़ी प्रॉब्लम है बट अराउजल और आगे के ऑर्गेजम में प्रॉब्लम आती है। तो मेल और फीमेल में ये जो पूरी साइकिल्स हैं ये अलग अलग तरह से चलती हैं। अब मेल्स में जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन आता है वो ऐसे होते हैं कि जैसे या तो सेक्सुअल डिजायर की प्रॉब्लम आई, अराउजल की कमी आई, इरेक्शन नहीं हो रहा, बॉडी में किसी तरीके का कोई हार्मोनल चेंज फील नहीं कर रहे, एनर्जी फील नहीं हो रही, या इरेक्शन है, अराउजल है, डिजायर है बट उसके अंदर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि क्लाइमैक्स ऑर्गेजम है, जिसमें कि उनको या तो डिले हो जाता है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकती है। फीमेल्स में भी डिजायर की कमी आ सकती है, या अराउजल में जिसमें कि बॉडी में, निपल्स में और वेजाइना में सेंसिटिविटी की कमी हो सकती है, ल्यूब्रिकेशन की कमी आ सकती है, और ऑर्गेजम रीच करना, क्लाइमैक्स रीच करना वो भी बड़ा मुश्किल हो सकता है उनके लिए भी। तो एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की वजह से जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है वो कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। कुछ SSRI दवाइयां, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां सेक्सुअल डिजायर प्रॉब्लम ज्यादा लाती हैं, कुछ से ऑर्गेजम प्रॉब्लम ज्यादा आती है, कुछ से अराउजल प्रॉब्लम ज्यादा आती है, कुछ 2 टाइप की प्रॉब्लम आती है, कुछ 1 टाइप की, और कुछ दवाइयों से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अलग अलग तरह की दवाइयों के अपने अपने रिस्क फैक्टर होते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देखेंगे जिसमें बताया हुआ है कि किस टाइप की जो दवाइयां हैं उनसे सेक्सुअल डिस्फंक्शन का रिस्क कितना बड़ा रहता है। तो आप इसमें देखेंगे ग्राफ में कि जो सबसे लोएस्ट रिस्क जिन दवाओं से रहता है वो होती हैं मोक्लोबेमाइड, एगोमेलाटीन, नेफेजोडोन, एमिनेप्टीन, बुप्रोपियोन, एमिट्रिप्टिलिन, मिर्ताजपाइन, फ्लुवोक्सामाइन, एसाइटेलोप्रेम, और हम डुलोक्सिटीन को भी इंक्लूड कर लेंगे। और इसके ऊपर का हम कह सकते हैं कि रिस्क ज्यादा है। फेनेल्जाइन, इमिप्रामाइन, इनमें भी ज्यादा है, पर सबसे ज्यादा रिस्क इनमें मिलेगा सर्ट्रेलिन, वेनलेफेक्साइन, साइटेलोप्रेम, पेरोक्सिटीन और फ्लुओक्सिटीन। तो ये आपने देखा कि कैसे अलग अलग दवाइयों में अलग अलग लेवल ऑफ रिस्क रहता है सेक्सुअल डिस्फंक्शन होने का। अब हम बात करते हैं कि फिर ऐसे रिस्क को मैनेज कैसे किया जा सकता है, डॉक्टर्स कैसे मैनेज करते हैं। सबसे इजीएस्ट और सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है वेट एंड वॉच, कि रुको और थोड़े टाइम तक देखो कि ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट बने रहते हैं या ये अपने आप चले जाते हैं। बहुत से लोग जब सेक्सुअल साइड इफेक्ट देखते हैं तो उससे बहुत पैनिक करने लगते हैं, बहुत डर जाते हैं, और इंटरनेट पे जाके जब कोई वीडियो देखते हैं या किसी तरह की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी उनको ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट दिख जाता है कि भाई ये तो कॉमन है।
तो वो डर जाते हैं और उनके मन में ऐसा आता है कि ये तो हमेशा बनी रहेगी प्रॉब्लम, ये तो बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गई है, इससे तो हमारे ऑर्गन पे परमानेंट डिफेक्ट आ जाएगा और हम जो है कभी भी जो इरेक्शन डिजायर वाली जो इश्यूज हैं उनको कभी रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। या तो वो इस वजह से एकदम मेडिसिन छोड़ देते हैं या फिर मेडिसिन लेते लेते बीच में छोड़ सकते हैं इलाज हुए बिना ही। हालांकि बीच में खुद ही दवा लेना छोड़ देने से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उससे भी सेक्सुअल साइड इफेक्ट बढ़ सकते हैं। पर ज्ञान के अभाव में, जानकारी के अभाव में कई बार लोग गलत डिसीजन लेकर दवाइयां बंद कर सकते हैं, जिस वजह से उनका डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी भी ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसे में समझदारी के साथ एक सही तरीका इस्तेमाल में लाना बहुत जरूरी है, जिससे कि ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट मैनेज हो पाए। तो सबसे इजीएस्ट तरीका होता है वेट एंड वॉच, रुको, थोड़ा समय देखो कि क्या होता है धीरे धीरे ट्रीटमेंट में। ज्यादातर पेशेंट रिकवर कर जाते हैं इन सेक्सुअल साइड इफेक्ट से। जो लोग साल भर भी जो मेडिसिन लेते हैं, कई महीनों तक मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट लेते रहते हैं, वो 4 से 6 महीने बाद उनके सेक्सुअल साइड इफेक्ट एक्चुअल में अपने आप ही कम होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी ने मान लीजिए 8 महीना दवा ली, तो हो सकता है कि 3 से 4 महीने तक उसको प्रॉब्लम रही, सेक्सुअल डिजायर या इरेक्शन में या किसी तरह की वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन में प्रॉब्लम रही। उसके बाद वो धीरे धीरे प्रॉब्लम रिकवर कर गई, क्योंकि दवा भी कम हो जाएगी या दवा डॉक्टर बदल सकता है, या किसी तरह से जब डिप्रेशन ठीक होने लगता है, तो डिप्रेशन के ठीक होने से ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे सेक्सुअल डिजायर और अराउजल और ऑर्गेजम की टेंडेंसी भी बढ़ने लगती है। तो वेट एंड वॉच, रुकना जरूरी है। ज्यादातर पेशेंट्स जल्दी रिकवर कर जाएंगे। ये नहीं कि 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो दवा लेना छोड़ दो। एक तो दवा लाती भी असर थोड़ा देरी से है, 4 से 6 हफ्ते तो उसको असर लाने में लग जाता है। फिर उसके बाद उसके असर को बनने में, पूरी तरह से ब्रेन के अंदर चेंजेस आने में 4 से 6 महीने, 8 महीने भी लग सकते हैं। और इस दौरान अगर आप दवा छोड़ दोगे तो ना ही डिप्रेशन ठीक होगा, डिप्रेशन में भी देरी हो जाएगी, और डिप्रेशन की वजह से या दवाओं की वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो कॉमन तरीका होता है वो डॉक्टर्स जो यूज करते हैं वो होता है डोज रिडक्शन। डोज के अंदर चेंजेस कर देते हैं। भाई ज्यादा डोज पे दे रहे हैं क्योंकि भाई डिप्रेशन ज्यादा था, ओसीडी, एंजाइटी ज्यादा रही होगी, तो ज्यादा डोज दे रहे होंगे, तो 2-4 हफ्ते, 1 महीना, 1.5 महीना देंगे ज्यादा डोज पे। उसके बाद डोज कम हो जाएगी तो नेचुरली सेक्सुअल डिसफंक्शन कम हो जाएगा। तो एक रिसर्च बताती है कि जिन लोगों की डोज आधी की गई एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की, जिनमें मेनली हम एसएसआरआई की ही यहां बात कर रहे हैं, तो 75% पेशेंट जिनको की सेक्सुअल डिसफंक्शन था एंटी डिप्रेसेंट की वजह से, उनका सेक्सुअल डिसफंक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मतलब सिर्फ डोज को आधा करने से, दवा कोई भी ले रहे हो पर डोज को आधा करने से भी फर्क आ गया। हालांकि डोज को कम करने से एक रिस्क होता है कि डिप्रेशन का लेवल बढ़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा जो ध्यान से देखकर चलें कि डॉक्टर के साथ बात करें, और डॉक्टर भी इस चीज़ को पूरा देखकर ही आपको सचेत कर देंगे, अवेयर कर देंगे कि अगर हम डोज कम करेंगे तो डिप्रेशन के लेवल में बढ़ सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि जब आपको कुछ टाइम तक ज़्यादा डोज दी है तो उसके बाद आपका सेक्सुअल डिसफंक्शन रहा, अब डोज को कम करेंगे, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी चला जाएगा, तो बाकी के जो डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं उसके लिए आप काउंसलिंग या थेरेपी ले सकते हैं। और दूसरे तरीके नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स अपना सकते हैं। नॉन फार्मेकोलॉजिकल मतलब दवाओं के बिना नेचुरल ट्रीटमेंट अपना सकते हैं, थेरेपी, काउंसलिंग को अपना सकते हैं। फिर तीसरा तरीका होता है ऑगमेंटेशन। किससे? दूसरी एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से जिनके सेक्सुअल साइड इफेक्ट ना के बराबर हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको लिस्ट बताई, जिसमें कि सबसे कॉमनली जो ऑगमेंट की जाती है वो होती है बुप्रोपियोन। फिर एगोमेलाटिन को भी बहुत ऑगमेंट किया जाता है। साथ ही साथ फ्लुवोक्सामाइन जो दवा है उससे भी सेक्सुअल साइड इफेक्ट बहुत कम आते हैं देखने में, और कई डॉक्टर्स इस दवा को भी देना प्रेफर करते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग सर्ट्रेलिन जैसी कोई दवा दे रहे हैं, उसके साथ ये दवा देने से भी सेक्सुअल साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए फॉस्फोडाइस्ट्रेस 5 इनहिबिटर्स वाली दवाइयां भी यूज की जा सकती हैं। मतलब वो दवाइयां जिन्हें हम नॉर्मली वायग्रा जैसी दवाइयां मानते हैं, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, ये वाली दवाइयां जो कि सेक्सुअल फंक्शनिंग को भी हमारी इंप्रूव कर सकती हैं। तो ये जो आपकी मेन एंटी डिप्रेसेंट है उसके साथ ये वाली दवाइयां भी ली जा सकती हैं। नेक्स्ट तरीका आता है स्विचिंग एंटी डिप्रेसेंट। मतलब एंटी डिप्रेसेंट जो ले रहे हो उसकी बजाय दूसरी एंटी डिप्रेसेंट लेना शुरू कर दो। मतलब डॉक्टर आपको बताएगा। तो सीधी सी बात है भाई, जिसके ज्यादा साइड इफेक्ट थे उसको हटा दो, उसकी जगह कम साइड इफेक्ट वाली दवा ले लो। पर यह भी जो डिसीजन होता है ये तभी लिया जाता है जब पेशेंट की कंडीशन जो एक्चुअल वाली है, डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी, एक्चुअल कंडीशन पर कितना रिस्क है उसको देखकर डॉक्टर दवा बदलता है। ये नहीं कि भाई डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, सेक्सुअल डिसफंक्शन आ रहा है तो सेक्सुअल डिसफंक्शन को प्रिवेंट करने के लिए दवा बदल दें। क्या पता जो दवा दी जा रही है उसका डिप्रेशन पर बहुत अच्छा इफेक्ट आना है
और अगर दवा बदली जाएगी तो उसका डिप्रेशन पर जल्दी और अच्छा असर नहीं आएगा, इसलिए डॉक्टर पूरा सोच समझकर आपको दवा देते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है वो कौन सी होती है? फ्लुवोक्सामिन, बुप्रोपियोन, एग्योमेलाटिन, मिर्ताजपाइन, मोक्लोबिमाइड। इन दवाइयों पर स्विच करके डिप्रेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है और साथ ही साथ सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ड्रग हॉलीडेज, मतलब कि कुछ टाइम या कुछ घंटों के लिए आप दवा ना लें जब आपको सेक्सुअल एक्टिविटी किसी तरह से करनी है। मतलब सेक्स करने से करीब 24 से 48 घंटे पहले आप दवा की डोज या तो बिल्कुल कम कर दें या फिर बिल्कुल बंद कर दें। ये डॉक्टर बताएगा कि कैसे करना है, मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद करें, खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक रिस्क हो सकता है कि दवा की डोज कम होने से या बंद होने से अगर आप खुद करते हैं तो उससे कुछ और प्रॉब्लम्स, साइड इफेक्ट्स बढ़ सकते हैं और डिप्रेशन का लेवल इंस्टेंटली ट्रिगर कर सकता है, मतलब उसमें हाई हो सकता है उसका लेवल। तो दवा को तो एज सच नहीं छोड़ना, पर डॉक्टर से बात करके अगर डॉक्टर डोजेज में किसी तरीके से एडजस्टमेंट लाते हैं, डोजेज में एडजस्टमेंट के साथ साथ आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में जब इन्वॉल्व होना है तो उस टाइम पर आप 24 से 48 घंटे पहले अगर आप दवा नहीं लेते, और ये कभी कभी ही किया जा सकता है, महीने में 2 या 3 बार, ये नहीं कि आप हर हफ्ते हर 4 दिन बाद ये सब करें, तो उसमें क्या है दवा का असर आएगा ही नहीं। या कहीं किसी तरह से एक्सक्यूज ले लिया कि भाई सेक्स करना है तो इसलिए मैं दवा नहीं ले रहा या दवा नहीं ले रही, तो ऐसे में आपका डिप्रेशन का लेवल जरूरी नहीं कि वो कम होगा, डिप्रेशन हो सकता है इसमें बढ़ा रहे, आपका बना रहे। तो सेक्सुअल अर्जीज या सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि आपका डिप्रेशन बना रहे। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है कि डिप्रेशन की दवा की डोज को या तो कम किया जाए या कम करके उसको बंद किया जाए कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, और फिर आप उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो ये तो रही दवाओं वाली स्ट्रेटेजी जो कि यूज की जा सकती है एसएसआरआई और एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए। इसके अलावा अगर ये सारी टेक्निक्स काम ना करें या थोड़ी काम करें और उसके बाद आप कुछ और जो नॉन मेडिकल टेक्निक्स अगर आप इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली टेक्निक होती है साइकोथेरेपी, काउंसलिंग। कई सारे सेक्सुअल इश्यूज जो होते हैं वो सिर्फ हमारी कुछ बैड हैबिट्स या अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से होती हैं। कई बार मैरिज में प्रॉब्लम्स होने की वजह से भी सेक्सुअल डिजायर में कमी आ जाती है। तो बहुत सारे ऐसे साइको सोशल फैक्टर्स को एड्रेस करना भी जरूरी होता है जिससे कि सेक्सुअल डिजायर या जो इरेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं उनमें कमी लाने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कई लोगों में ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये दवा लेने से पहले भी एग्जिस्ट करती थी, या पहले भी कभी अगर डिप्रेशन हुआ था तब भी ये प्रॉब्लम्स फेस करते थे, या किसी तरह से डिप्रेशन की वजह से जो लोगों की रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है हस्बैंड वाइफ की, पार्टनर्स के साथ, तो उसमें भी उनकी ओवरऑल जो सेक्सुअल इंटरेस्ट जो है, एक्टिविटी है, वो भी कम हो जाती है। तो ऐसे में काउंसलिंग और साइकोथेरेपी इस मामले में काफी हेल्प करता है, जिसमें कि आप दवा के बावजूद या तो दवा लेते हुए या दवा जैसे डोज रिड्यूस की जाए या कम की जाए उसके बाद आप काउंसलिंग साइकोथेरेपी को अप्रोच कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा यूजफुल है जो डिप्रेशन से ट्रीटमेंट खत्म कर चुके हैं, बावजूद इसके उनके कुछ सेक्सुअल साइड इफेक्ट बने हुए हैं। तो वो सही टाइम है जिसमें कि आप अपनी काउंसलिंग या थेरेपी से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकें। इससे मैरिटल और जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं वो भी रिजॉल्व होंगी और ऐसे में ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो पूरी थेरेपी और ट्रीटमेंट का बेटर होगा। नेक्स्ट एक नॉन फार्मेकोलॉजिकल अप्रोच हुई कि सेक्स थेरेपी ली जा सकती है। सेक्स थेरेपी एक बहुत स्पेसिफिक ऐसी थेरेप्यूटिक मोडालिटी होती है जिसको कि टारगेट किया जाता है सिर्फ सेक्सुअल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में, और ये साइकोसोशल ट्रीटमेंट होता है सेक्सुअल डिसफंक्शन का। तो सेक्स थेरेपी के अंदर सेंसेट फोकस करके एक थेरेप्यूटिक टेक्निक है जिसको यूज करके सेक्सुअल डिसफंक्शंस को ओवरकम किया जा सकता है। इस बारे में मैं किसी और वीडियो में आपसे कभी डिस्कस करूंगा, या अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं जब मैंने ये वीडियो बना ली है सेंसेट फोकस और सेक्स थेरेपी पे, तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक हुई सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये तब यूज की जाती है जब नेगेटिविटी अपने सेक्सुअल पोटेंशियल को लेकर, अपनी सेक्सुअल पोटेंसी को लेकर और अपने जो सेक्सुअल बिहेवियर है उसको लेकर बहुत नेगेटिव बिलीफ्स और परसेप्शन दिमाग में बैठ जाते हैं, जिसमें कि पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं महसूस करता अपने सेक्सुअल फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए। तो सेक्सुअल डिसफंक्शन मेडिकली ट्रिगर हुआ या पहले से डिप्रेशन में चल रहा था या कोई और भी रीजन रहे हो, पर कई बार हमारे बिलीव्स, परसेप्शंस जो है खुद को लेकर वो बदल जाते हैं। अपनी सेक्सुअल हेल्थ, सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल पोटेंशियल को लेकर हमारे बिलीव्स बदल जाते हैं। उनको हील करने के लिए, उनको दूर करने के लिए जो नेगेटिव बिलीव्स हैं, सीबीटी बहुत हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर भी कई बार सेक्सुअल फंक्शनिंग इंप्रूव हो सकती है। जैसे अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हैं, गलत टाइम पर सेक्स कर रहे हैं,
दिन भर थकान बनी रहती है, पूरा जो डेली रूटीन शेड्यूल है वो बिगड़ा हुआ है, खाना पीना ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों में चेंज लाकर भी, लाइफस्टाइल को मैनेज करके भी सेक्सुअल फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सब्सटेंस अब्यूज को कम करना। अल्कोहल जो लोग लेते हैं डिप्रेशन के बावजूद भी, डिप्रेशन ठीक हो गया या उसके बाद भी अल्कोहल ले रहे हैं, तो ऐसे में सेक्सुअल डिस्फंक्शन का आना आम हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन लाने का काम करता है और वो दवाओं के इफेक्ट को भी रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो ऐसे में अल्कोहल को कम करना, अपनी डेली रूटीन सेट करना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, ये सारी चीजें हेल्प कर सकती हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन हटाने में। तो ये जो सारी स्ट्रेटजीज मैंने आपसे डिस्कस की, मेडिकल और नॉन मेडिकल स्ट्रेटजीज, इन सब की मदद से आप अपने सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ट्रीट कर सकते हैं, अगर वो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां, स्पेसिफिकली SSRI दवाइयों से आ रही हो, क्योंकि SSRI दवाइयां ही हैं जो ज्यादातर सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स कॉज करती हैं। तो ऐसे में आप सही अप्रोच का इस्तेमाल करके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अप्रोच करें, रुकें, देखें, सेक्सुअल साइड इफेक्ट चले जाएंगे, नहीं जा रहे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपकी प्रायोरिटी आपकी विशेष के अकॉर्डिंग आपको वैसा परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा जैसा कि आप चाहते हैं, तो आप कोई दूसरे तरीके इस्तेमाल में ला सकते हैं। डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करना जानते हैं, ज्यादातर पेशेंट, मैक्सिमम पेशेंट्स की ये प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है अगर सही तरह से अपने डॉक्टर से बात करें, थेरेपिस्ट से बात करें, अगर आपका साइकेट्रिस्ट नहीं सुनता, साइकेट्रिस्ट नहीं मानता, साइकेट्रिस्ट लापरवाही कर रहा है, साइकेट्रिस्ट इग्नोर कर रहा है, वो कह रहा है कि लेते रहो दवाई, कोई इतना टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा सब, पर आपको चिंता हो रही है, तो आप अपने थेरेपिस्ट से बात करें, उनसे किसी तरह से इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए वर्क करें। या सिंपल सी चीज है, अपना डॉक्टर भी बदल सकते हैं अगर डॉक्टर बहुत ज्यादा इग्नोरेंट, बहुत ज्यादा आपको लापरवाही के साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव हेल्पफुल तरीका इस्तेमाल करके आप अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं तो भी। तो बहुत ज्यादा डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है ज्यादातर लोगों को। कई लोग बेवजह बहुत पैनिक करते हैं, तो ये इतने सारे लोग जो अपने आप ठीक हो जाते हैं, ये कैसे हो रहे हैं भाई? थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उतना पैनिक नहीं करते जितना कि शायद आप करते हो, या शायद आपके आसपास कोई फैमिली मेंबर है तो वो करते हो। तो उस केस में इसका स्ट्रेस नहीं लेना। ये नहीं कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो गया तो मैं भाई अब हमेशा के लिए नपुंसक हो जाऊंगा, या कभी मैं इस प्रॉब्लम से रिकवर नहीं कर पाऊंगा, और कभी जो है मेरे सेक्सुअल हेल्थ ठीक नहीं होगी, मैं बच्चे पैदा नहीं कर पाऊंगा, मैं सेक्स एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। इन सब चीजों में नहीं पड़ना। मैक्सिमम लोग इससे रिकवर कर जाते हैं, इस डेटा पर बिलीव करें। ये डेटा जो मैं रिसर्च का वीडियोस में शेयर करता हूं, ये इसीलिए ताकि आप बिलीव करें कि ज्यादातर लोगों के साथ दुनिया भर में क्या हो रहा है। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, अलग अलग देशों में जो रिसर्च हुई है वो क्या कहती है। आप अपने लेवल पर सोचते रहेंगे, मन में पता नहीं कौन सी धारणा बना लेंगे, तो डेटा बताता है कि पूरी दुनिया में ओवरऑल कैसे काम करती हैं ये एंटी डिप्रेसेंट दवाएं, और इनके साइड इफेक्ट कैसे काम करते हैं और किस तरह से इनको दूर किया जा सकता है। तो जो सबसे जो यूजफुल हेल्पफुल सॉल्यूशंस हैं वो अप्लाई करें, और रिलैक्स होकर, स्ट्रेस फ्री होकर अपने एंटी डिप्रेसेंट दवा भी लेते रहें और सेक्सुअल साइड इफेक्ट के लिए काम करते रहें। इस तरह से आप बेटर तरीके से दोनों टाइप की प्रॉब्लम से डील कर लेंगे, डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी, या कोई भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है उससे भी, और सेक्सुअल साइड इफेक्ट से भी। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मैं आपको जो बनाता रहता हूँ वो आपको मिलती रहेंगी। आप देखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी और सही डायरेक्शन मिल पाएगी। धन्यवाद।